गुड इवनिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो 3 बड़े सेक्टर, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की हमने बात कर ली, एग्रीकल्चर की बात कर ली, और अब हम बात करें इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर की, जिसमें एक अपना पहली 2 क्लास हो चुकी है, तीसरा हाईलाइट जो अपना मीडियम, स्मॉल और जो है वो माइक्रो एमएसएमई वाला जो है उसका इंपॉर्टेंस और नीतिगत पहल क्या है, ये वाला सेक्शन बच गया था। तो इसके लिए अपन ने एक अलग से वीडियो बनाया है। साथ में हम जो है वो बात करेंगे अपने इंडस्ट्री वाले सेक्टर में लॉजिस्टिक, पीएम गति शक्ति योजना और जो अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है उसको लेकर थोड़ी सी और 1-2 हाईलाइट सवाल अपने बच गए थे इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसको लेकर हम यहां डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपके साथ साझा कर दूं कि हम इकोनॉमिक सर्वे पूरा हो जाए उसके बाद में आपके सब इंस्पेक्टर के लिए और आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जितने भी संभावित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की एक अलग से क्लास कर लेंगे, जिसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आप उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे कि किस तरीके के सवाल इकोनॉमिक सर्वे में से आते हैं अपने, है ना। लेकिन जब भी हम ये क्लास करेंगे उससे पहले आपको बता दिया जाएगा 2-3 दिन आप रिवीजन करके आए हैं उसका, और रिवीजन करेंगे उसके बाद में आपका एक शॉर्ट रिवीजन उन क्वेश्चन के माध्यम से वहां पर भी हो जाएगा। तो उसके लगभग आपके ठीक ठाक चांस बन जाएंगे कि कोई भी सवाल इकोनॉमिक सर्वे और बजट के आसपास से कोई आएगा सवाल तो उसको हम सही करें एग्जाम में, है ना। तो हम बचा हुआ जो पहले इंडस्ट्री वाला पार्ट है उसकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे एमएसएमई की। पिछली 2 क्लासों में हमने लगभग इसका पार्ट जो है वो कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक। देखिए, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, बड़े प्रोडक्शन क्लस्टर और हब विकसित करने पड़ते हैं और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और देश के भीतर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए लॉजिस्टिक की सुविधा डेवलप करनी पड़ती है। अब एक शब्द आता है बार बार, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक होता क्या है, कोई आइडिया है आप लोगों को? यानी कि कच्चा माल जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वहां से शुरुआत करके और लास्ट एंड पे कस्टमर के घर तक उस चीज को पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सारी चीजें लॉजिस्टिक में आती हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया? एक तो आ गया इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें पानी वाला भी, हवा वाला भी और जमीन वाला भी। जमीन वाले में भी रोड का, रेल का, वो सब, है ना। पानी वाले के लिए बंदरगाह और जहाज, वो सब, और हवा वाले के लिए एयरपोर्ट और फिर कार्गो प्लेन और वो सब। इसके अलावा पैकिंग से संबंधित, उसकी हैंडलिंग से संबंधित, अगर वो पेरिसेबल गुड है, खराब होने वाली वस्तु है, तो कोल्ड स्टोरेज की सप्लाई चेन, और उसके बाद में जो शहरों के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां तक पहुंचा के और कस्टमर के एंड तक उनको पहुंचाने की जितनी भी चीजें इसमें होंगी। तो इसमें क्या क्या आएगा? रेल, रोड और पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मतलब नए एयरपोर्ट, नए रेलवे स्टेशन, नए जो है वो एक तरीके से ट्रक और इन सब के डिपो, वहां पर फिर स्टोरेज हाउस यानी कि वेयर हाउस, बड़े बड़े गोडाउन बनाना, फिर पैकिंग और मूविंग की जो फैसिलिटी बनाना, और उसके बाद में जो है वो दूसरे उनसे रिलेटेड सर्विस और वो सब, इसकी जो संभावनाएं हैं वो सब, रियल टाइम ट्रैकिंग हो, आईटी का उसमें उपयोग हो, कंप्यूटराइजेशन सिस्टम हो, वो सारी चीजें विकसित करना लॉजिस्टिक के कार्य है ना। तो देश में लॉजिस्टिक और इंडस्ट्री के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पीएम गति शक्ति एक योजना चली। कब चली थी? 13 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ हुआ और देश के अंदर कनेक्टिविटी एक से दूसरे पूरे देश में, चाहे वो रेल, रोड, बंदरगाह से हो या फिर और दूसरे तरीके से हो, वो अच्छी एक कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना शुरुआत की गई, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो पाए, हमारे देश में एक से दूसरी जगह सामान पहुंचने की जो लगने वाला टाइम है वो कम हो, विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें लगने वाला टाइम कम हो, इंपोर्ट हो रहा है तो उसमें लगने वाला टाइम कम हो, तो उससे सतत विकास हो इसके लिए। तो प्रमुख 7 इसके पिलर रखे गए जो इस पीएम गति शक्ति योजना के लिए बनाए गए। उसमें पहला, रेलवे को विकसित करना, सड़कें, हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे विकसित करना, पोर्ट डेवलप करना,
जल मार्ग, एक पोर्ट से दूसरे मार्ग में, या इंट्रा जो हमारे देश के अंदर जो एक से दूसरी जगह नदी के माध्यम से या और कोई भी जो है वो समुद्र के माध्यम से एक देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने के रास्ते विकसित, हवाई अड्डे, जो मास ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नए गोडाउन, वेयर हाउस और उससे संबंधित जो भी पार्क बनते हैं, लॉजिस्टिक पार्क, जहां पर शहर के बाहर बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बड़े बड़े ट्रक भर के आते हैं, या रेलवे के यार्ड बनते हैं और उनमें से सामान को अपलोड या वहां पर जो है वो दूर दूर से आए उसको अनलोड करके और शहर में पहुंचाया जाता है या इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचाया जाता है, तो वो लॉजिस्टिक्स से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये जो है वो नवंबर 2025 तक 57 मंत्रालय और विभाग शामिल है। एक कंसेप्ट होता है, आपने पहले भी डिस्कस किया था, होल ऑफ गवर्नमेंट कंसेप्ट। होल ऑफ गवर्नमेंट कंसेप्ट क्या? जिसमें सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मिलकर एक टास्क को पूरा करते हैं, है ना, जिसमें एक दूसरे के साथ में रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, ताकि एक मंत्रालय जो अलग दिशा में प्रयास कर रहा है, दूसरा मंत्रालय अलग दिशा में प्रयास कर रहा है, उनके अलग अलग प्रयासों के बजाय सब प्रयास एक साथ मिलकर करें, जुड़े और एक विजिबल इंपैक्ट किसी क्षेत्र में आए, तो वो होल ऑफ गवर्नमेंट कंसेप्ट होता है। और ये पीएम गति शक्ति योजना इसी का उदाहरण है। 27 राज्यों में लॉजिस्टिक जो है वो पॉलिसी जारी की गई है इसी पीएम गति शक्ति योजना के तहत, और 28 एस्पिरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उनको जो है वो इसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। अपने देश में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला था 2018 में नीति आयोग के द्वारा। 112 जिले जो सबसे कम विकसित है वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत बुनियादी सुविधाएं वगैरह विकसित करके उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करके उन जिलों का भी विकास करना, इसको क्या कहा था? आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहा था। तो इस लॉजिस्टिक वाली पीएम गति शक्ति योजना में 28 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर प्लानिंग और इसके साथ में जो है उनको इंटीग्रेट करके उनके विकास को भी सुनिश्चित किया जाए। तो पीएम गति शक्ति योजना के बारे में अभी अपडेट इस अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये आया है, जो डाटा दिए गए हैं। हालांकि पहले से चली आ रही चीज है, अब इसमें नई चीजें ये ऐड हुई है कि 27 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है और 28 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को इसमें मास्टर प्लान में उपयोग कर रहे हैं, इसके पीएम गति शक्ति योजना में अपने आप को इंटीग्रेट करके और विकास करवाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। इसमें क्या होगा? जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें क्या किया जाता है, जो वो विभिन्न देश के अलग अलग क्षेत्रों को, ज्योग्राफिकल एरिया को और वहां पड़ने वाले शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसमें रेल, रोड सब बनाया जाता है, आपस में कनेक्ट करवाया जाता है, और साथ में उस कनेक्टिविटी के आसपास के एरिया में इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाते हैं, ताकि वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन हो, उनसे ट्रांसपोर्टेशन वाली जो है वो कनेक्टिविटी अच्छी हो और देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से चीजों को भेजा और मंगवाया जा सके। तो उसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसमें रेल, रोड, एयरपोर्ट सब चीजें आधारित प्लग एंड प्ले सुविधा। ये क्या सिस्टम है? इसको क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। जैसे अपने पास एक कोई लैपटॉप या मोबाइल है, उसमें उसका चार्जर लगाया और उसको हमने चार्ज करना शुरू किया और मोबाइल और लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दे। ठीक वैसे ही जो इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं, टेक्नोलॉजी पार्क होते हैं, सेज होते हैं, उन सब के अंदर आधारभूत सुविधाएं जैसे जमीन का अलॉटमेंट, उसके बाद पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, उसके बाद और जो क्लियरेंस वगैरह है, वो सब चीजें कोई भी उद्योगपति होता है उसको तैयार मिलती है। वो सिर्फ आए, पैसा लेकर के अपनी मशीनें वसीनें इंस्टॉल करे और अपना काम करना शुरू कर दे। यानी कि उसको जमीन खरीदना, फिर पानी की व्यवस्था करना, फिर रोड बनवाना, फिर बिजली की व्यवस्था करना, फिर विभिन्न 50 प्रकार के अप्रूवल लेना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, उनमें पहले से किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादन करने के लिए उद्योगपतियों को वो सारी सुविधाएं एक जगह पर उपलब्ध करवा दी जाती है। वो आए और अपना प्रोडक्शन शुरू कर दे। इस फैसिलिटी को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। यानी कि अपना चार्जर लगाया, मोबाइल चार्ज होना शुरू और काम करना शुरू कर दिया, वैसे ही आए, अपनी मशीनें इंस्टॉल की और काम करना शुरू कर दिया। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ऐसे इंडस्ट्रियल जोन जो अलग अलग तरीके की कनेक्टिविटी और जो है वो लॉजिस्टिक हब के साथ में नए औद्योगिक शहरों का विकास करना है,
जिनमें एक जो है उदाहरण 2-3 के अपन ले तो धोलेरा कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में इसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन बनाया गया, जहां पर उद्योगपतियों को तेजी से विकसित जो हो विकसित औद्योगिक क्षेत्र पहले से तैयार मिलेगा और इंडस्ट्रियल जोन वो काम करेंगे। और ये डीएमआईसी के ऊपर ही, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर ही एक नया औद्योगिक शहर विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में सोंद्रे बिडकिन, यह भी एक नया इंडस्ट्रियल शहर विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा, अच्छी खासी कनेक्टिविटी दूसरे क्षेत्रों से। ग्रेटर नोएडा अपने उत्तर प्रदेश में, ये तो डीएमआईसी का एक एंड दादरी के जस्ट पास में है ना, वहां पर है ही विक्रम उद्योगपुरी। ये कहां पर? मध्य प्रदेश में। एक ऐसा उज्जैन के पास में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाले नए शहरों के अंदर। तो अपन जो नए शहर जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जहां पर पहले से सारी सुविधाएं उद्योगपतियों को मिलेंगी, उसके लिए ये 4 शहरों के नाम अपने को पहले चरण में इनको विकसित किया गया है। औद्योगिक शहर के रूप में यहां पर काम होना शुरू हो गया है, या इनिशियल स्टेज में यहां पर चीजें आकार लेना शुरू कर चुकी है। इसी प्रकार हमने एक आंकड़ा और दिया है कि 2.2 लाख रुपए का 0.2 लाख रुपए का निवेश किया है, किसमें? ईवी प्रोडक्शन में, फार्मा में और इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में, दवाई बनाने में और खास करके ईवी में। एक आंकड़ा यह दिया है वित्त वर्ष 2024 के लिए, जो लॉजिस्टिक वाले सेक्टर में लागत जो थी वो जीडीपी का 7.97%, मतलब एक से दूसरी जगह लाने ले जाने, उसकी हैंडलिंग करने से संबंधित जो है वो लागत जो आती है, अगर टोटल जीडीपी की कॉस्ट का निकाला जाए तो कितना निकाला गया है? 7.97% निकाला गया है। तो ये वाला अपने लिए एक प्रारंभिक परीक्षा टाइप का सवाल बनता है कि ये कौन से शहर पहले चरण में इस कार्यक्रम के तहत विकसित किए गए हैं, या फिर ये शहर कौन सा है, राज्यों के साथ मैच द फॉलोइंग करवा के इस तरीके का अपने से सवाल बनाए। उसके बाद में औद्योगिक विकास में जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उनकी भूमिका क्या होती है? अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर किसको कहते हैं? कोई एक ऐसा शहर जहां पर एक जगह अलॉट कर रखी है, उस जगह के अंदर इंडस्ट्री की पहली जरूरत ABC से लगा करके और लास्ट जरूरत Z तक एक जगह पर मिल जाती है, वो सारी जरूरतों वाला एरिया क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल क्लस्टर या औद्योगिक जरूरत। यानी कि वहां पर स्किल्ड वर्कर मिल जाएंगे, वहां पर मान लो कोई बनाना चाहता है अपनी एक तरीके से कार, तो कार के लिए शीशा बनाने वाली कंपनियां भी वही हैं, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां भी वही हैं, पार्ट्स बनाने वाली कंपनी भी वही है, ल्यूब्रिकेंट्स बनाने वाली कंपनी भी वही है, टायर बनाने वाली कंपनी भी वही है, नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी भी वही है। तो इसका मतलब कार बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, स्किल्ड वर्कर से लेकर के सामान, वो सारा उस इंडस्ट्रियल क्लस्टर में है। तो वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर या औद्योगिक क्लस्टर किससे संबंधित है? ऑटोमोटिव या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल या अपना दवा वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल हब विकसित करते हैं, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर का ही जो है वो एक तरीके से। तो वहां पर स्किल्ड वर्कर के साथ साथ में एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से लेकर बाइंडर वगैरह सब चीजें, पैकिंग मटेरियल से लेकर के लास्ट में बाजार से कनेक्टिविटी तक सारी चीजें एक साथ मिल जाएं। तो किसी क्षेत्र विशेष की इंडस्ट्री के लिए जो भी जरूरतें बैकवर्ड और फॉरवर्ड, यानी कि पीछे और आगे, इंडस्ट्री के कच्चे माल से लेकर के और बाजार में बेचने तक जो भी सप्लाई लाइन चाहिए, वो सारी एक जगह पर विकसित हो जाती है। तो उससे आपूर्तिकर्ता श्रमिक सारे एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। यही बात लिखी अपन ने। यहां पर जो है वो किसी भी जगह से दूसरी जगह से दूर से सामान आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ज्यादा पूंजी और वो सारी चीजें एक साथ में होंगी। एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर भी है कि अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर होता है तो वहां पर एक जैसी बहुत सारी कंपनी, जैसे कार बनाने वाली अलग अलग कंपनियों की इंडस्ट्री लगी हुई है, और मान लो कि एक यहां पर जो डिजाइनिंग इंजीनियर है वो पहले कंपनी ए में काम करता था और किसी कंपनी बी ने उसको अच्छा ऑफर दिया, तो ए कंपनी स्विच करके बी में चला गया। तो इस श्रमिक के पास ए कंपनी का वर्किंग का एक्सपीरियंस है और बी कंपनी को वो ज्यादा बेहतर आइडिया दे सकता है। इसी प्रकार डी कंपनी वाला ई कंपनी में चला जाए तो इससे नॉलेज का आपस में क्या होगा? एक्सचेंज होगा, एक दूसरे के साथ में ज्यादा बेहतर नई रणनीति बनाने के अनुभव अपने साथ लेकर आएंगे जाएंगे। तो वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। ये वाला यहां काम कर रहा है, फिर यहां काम कर रहा है, ये वाला यहां काम कर रहा है, तो आपस में कर्मचारी अपने अनुभव के आधार पर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो ये कहलाता है कंटिन्यूअल नॉलेज स्पिल ओवर। तो इससे एक दूसरे की कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है।
भारत में ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर कब से शुरू हो गए थे? इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम 1997, फिर SEZ सेज का कंसेप्ट आया, और अभी जो है वो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम DMIC जिसका पहला उदाहरण है, उसमें ऐसे क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे वो अपनी घरेलू जरूरतें पूरे करने के साथ एक्सपोर्ट में हमारा विशेष जो है वो योगदान देने के लिए मदद करेंगे। अब उसके बाद वे फॉरवर्ड में कि इंडिया को अगर ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो क्या और करना चाहिए? तो एक तो अपना जो प्रोडक्शन का स्केल है, जो अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, मात्रा है, उसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑप्टिमल लेवल पे लाने की आवश्यकता है। तो अपने जो क्लस्टर हैं उनके जो है वो और बड़े आकार के, जो अभी जो विकसित किए हैं वो तुलनात्मक रूप से कम पड़ते हैं, चाइना या और दूसरे एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनकी तुलना में, और बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और क्लस्टर विकसित करने चाहिए, और उनका मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का जो नेटवर्क है वो और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और दूसरा, ये जो अपना रेड टेपिज्म वाला मामला है कि जमीन नहीं देंगे, बिजली का कनेक्शन के लिए चक्कर लगवा देंगे, या फिर रोड का अप्रूवल होगा अभी 5 साल बाद बनेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना जरूरी है। और विभिन्न जो है ये मानदंड, इसमें सरकार को खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्रो इंडस्ट्री अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी कि उनका वेलकम करना पड़ेगा, न कि अपनी साहबगिरी बताते हुए कि नहीं हम बताएंगे, पैसे हैं तो क्या है, हमारे पास पावर है, कुर्सी है। ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तभी ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार पैदा होंगे, रोजगार पैदा होंगे तो देश का आर्थिक तरक्की बढ़ेगा, और प्लस हम बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो दो सलाह है कि अपने इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, और दूसरा स्केल बढ़ाना है। ये दो अपनी सलाह है। तो अब अपने सामने मुख्य परीक्षा में एक सवाल आए कि भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको लेकर हाल के रुझान क्या है। तो उसके लिए हम ये सारी बातें, PM गति शक्ति योजना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, DMIC और नए जो सिटी विकसित किए गए हैं, उन सब की बात कहते हुए वे फॉरवर्ड में ये दोनों अपने सुझाव दे सकते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा सवाल मुख्य परीक्षा लायक इसमें बनेगा। अब उसके बाद हम बात करें इसके अंदर और ज्यादा जो वैश्विक स्तर पर वे फॉरवर्ड में एक दो बातें और अगर अपने को इसमें करना पड़े, एड ऑन करना पड़े, तो 3 सुझाव एक्स्ट्रा और इसने दिए हैं। एक तो अपने देश में पहले से जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर इंडस्ट्रियल जोन चल रहे हैं वो उतने ज्यादा ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटेंट या प्रभावशाली नहीं है, या कंपटीशन देने वाले नहीं है। उनको दोबारा से और ज्यादा बेहतर और अच्छा इंप्रूव करना है। एक शब्द यहां पर आया है ब्राउनफील्ड लोकेशन। इसका मतलब 2 शब्द होते हैं, एक तो ग्रीनफील्ड और एक ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब नया इन्वेस्टमेंट, नई चीजें सब कर रहे हैं, और ब्राउनफील्ड मतलब पहले से जो चल रहा है उसी में। तो जो पहले से इंडस्ट्रियल लोकेशन है अपनी, वहां पर या तो रेल अच्छी नहीं है, या बिजली की समस्या है, या पानी की समस्या है, या विभिन्न प्रकार की दूसरी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। उनको अच्छी कनेक्टिविटी और उन्हीं की क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हीं की बाकी सब चीजों को और एनहांस करना, उनके आसपास के एरिया को और ज्यादा अपने टेक ओवर करके उसमें इंडस्ट्रियल जोन को बढ़ाना, वो सब चीजें बताता है। दूसरी बताता है कि हम सिर्फ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं, और ज्यादा रेगुलेटरी वर्क और वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे नए सेंटर डेवलप कर पाए, जैसे कि दुबई एक सेंटर डेवलप हुआ, या फिर सिंगापुर हुआ, या फिर स्विट्जरलैंड में हुए, या फिर लंदन हुआ। वैसे के वैसे फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं उस मामले में हमने गुजरात में एक गिफ्ट सिटी जो है वो डेवलप की है शुरुआती अवस्था में, है ना। गुजरात इंटरनेशनल जो है वो फाइनेंशियल टेक सिटी, गुजरात जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं। तो गिफ्ट सिटी के अंदर क्या होता है, जो अपना जैसे सेंसेक्स अपने देश के अंदर खरीद बेच के लिए शेयर बाजार के लिए होता है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल सर्विस, शेयर बाजार खरीदना या गोल्ड खरीदना बेचना, इस तरीके से जो दुबई के थ्रू होता है इन्वेस्टमेंट, या विदेशी इन्वेस्टर अपने देश में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, या भारत का कोई लोग विदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए गिफ्ट सिटी के अंदर जो अथॉरिटी बनाई गई है उसका नाम रखा गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। तो पहले क्या होता है अपने देश में, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है उनको रेगुलेट करने के लिए RBI है, सेबी है, या फिर IRDA है, इस तरीके की मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। अगर हमें वैश्विक स्तर पर बड़ा वित्तीय सेवाओं और वित्तीय सेवाओं से संबंधित जुड़ी हुई एक्टिविटी को
बढ़ाना है, स्मूथ करना है, एडवांस करना है, तो उसके लिए हमें इन सब अलग अलग रेगुलेटर की बजाय एक रेगुलेटर जैसे कि ये वाला जो वित्तीय सेवाओं को विदेशों से डील करने में मदद करता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। और ये पहला ऐसा सेंटर खोला गया है कहां पर? गुजरात में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर के पास में। तो देश में ऐसे गिफ्ट सिटी जैसे दूसरे सेंटर और विकसित किए जाएं और इनको रेगुलेट करने के लिए एक आईएफएससी जैसी, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अच्छे खासे हो, ट्रांसपेरेंट वे में काम करे, उनको विकसित करने की जरूरत है। कुल मिलाकर ये कहता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्मूथ किया जाए, इजी किया जाए, उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और ज्यादा बेहतर किया जाए। साथ में मास्टर प्लान बनाना और ज्यादा नई भूमि को एक्वायर करने में जो विवाद हैं और सब हैं, उन सबको जो वो स्मूथ किया जाए, उनको और ज्यादा बेहतर प्रभावशाली तरीके से किया जाए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इसमें दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे एमएसएमई की, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। कुछ फैक्चुअल डाटा अपने पास। सबसे पहले, भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एमएसएमई का योगदान कितना है? 35.4%। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एमएसएमई प्रोडक्ट का योगदान कितना है? 48.58%। और जीडीपी में योगदान कितना है? 31.1%। तो ये तीनों डाटा बताते हैं कि अपनी इकोनॉमी की बैकबोन कौन है? एमएसएमई। दूसरी, इसके बाद रोजगार भी तो देता है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर अपने को रोजगार देता है तो वो कौन है? एमएसएमई। कितने रोजगार? 32.82 करोड़ से अधिक रोजगार इससे मिलते हैं। अच्छा, कुल जो है वो इंडिया में कितने एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं? 7.47 करोड़ से अधिक एमएसएमई इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो एक फैक्चुअल इनिशियल तौर पर अपने ये डाटा एमएसएमई से संबंधित। अब दूसरी एमएसएमई की संबंधित बातें आ गई कि अपने देश में एमएसएमई को और ज्यादा बेहतर अगर अपन करें तो उसके लिए क्या बाधाएं हैं, अभी तक क्या समस्या है। तो एमएसएमई चूंकि बहुत छोटे बिजनेसमैन इसमें होते हैं, लोकल लेवल पर होते हैं, बहुत ज्यादा इनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती, वित्तीय जो है इनके पास कमी बनी रहती है, पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। पैसे की कमी बनी रहती है तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बना सकते, एडवांस टाइप की जगहों पर ये टेक्नोलॉजी नहीं अपना सकते और विश्व लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऋण तक पहुंच, यानी कि इनको बैंक या फिर दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो फॉर्मल जैसे बड़ी कंपनियों को मिल जाता है आसानी से, कम जो है वो इंटरेस्ट रेट पे लोन, तो इनको जो है वो उतना मिलने में आसानी नहीं है, मुश्किल आती है। तो इसके लिए 2000 अपने औपचारिक स्रोतों से ऋण मिलने वाले या लोन मिलने वाले जो अपने एमएसएमई है उनकी हिस्सेदारी 2021-22 में 48% थी, जो अब थोड़ी सी बढ़ के 51% हुई है। दूसरा, इन्होंने अपनी कोई भी सर्विस और प्रोडक्ट किसी उपभोक्ता को बेच दी, कंज्यूमर को बेच दी। अब ये कंज्यूमर मान लो कि कोई बड़ी कंपनी है या गवर्नमेंट है, उसने बल्क में इनसे सामान खरीद लिया, इन्होंने बेच दिया, सप्लाई कर दिया, इनके एंड पे तो काम हो गया, लेकिन इसके द्वारा जो पेमेंट किया जाना है इसको वापस एमएसएमई को, उस पेमेंट में देरी हो जाती है। और वो पेमेंट में देरी हो जाती है तो फिर ये नया कच्चा माल खरीदना, नई मैन्युफैक्चरिंग करना, उन सब में इनको जब पेमेंट आएगा तब काम करेंगे आगे, वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस मुश्किल से समाधान के लिए इनको एक सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई जिसका नाम है ट्रेड्स। क्या नाम रहा इसका? इसमें क्या किया जाता है कि इनके पास ये जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस को ये बैंक को या दूसरी संस्थाओं को दे देंगे और उसमें कुछ अपना इंटरेस्ट लेके, और वो इनको ये पेमेंट जो आना है वो पैसा इनको दे देंगे और वो पैसा लेके ये अपना आगे का बिजनेस कर लेंगे। तो ये सुविधा उसको दिया है। और उसके बाद ऑनलाइन कोई भी पेमेंट या किसी भी रेगुलेटरी चीज से संबंधित है, उसके विवाद से संबंधित भी एक पोर्टल इनके लिए बनाया गया है। क्या करें, आया था इस पे से ये ट्रेड्स वाले में, है ना? तो ये इस बार भी इन्होंने वापस से दिया है। उसके बाद में जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए पब्लिक मार्केट में पिछले 2 सालों में तेजी से विस्तार हुआ है। नए नए जो एमएसएमई वाले सेक्टर के नए नए जो इंडस्ट्री है वो शेयर मार्केट में अपने आईपीओ लिस्ट कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर वाला, और उसमें बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। लोग अब
जो ढंग के एमएसएमई सेक्टर के उद्यम हैं उनमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वो उनके अंदर लगातार उनके आईपीओ की लिस्टिंग के बाद उनका जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो शेयर का अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा है। उसके बाद में क्रेडिट गारंटी फंड जो एमएसएमई के लिए खोला गया है उसका नाम CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और उसके अंदर पहले 5 करोड़ जो सीमा थी किसी के लिए गारंटी कवरेज देने की, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 करोड़। एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर जो एमएसएमई सेक्टर वाले लोग हैं इनको सीधी फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं की जाती है, इनको जो है वो एक तरीके से दूसरे सपोर्ट दिए जाते हैं जिससे कि अपना बिजनेस जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो एसआरआई फंड इनके लिए विकसित किया गया है। उसके बाद में वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया में एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा बेहतर बढ़ाने के लिए और ज्यादा बेहतर करने के लिए सरकार को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो एक तो यह है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उन प्रोडक्ट को पहचानना चाहिए जो अपने यहां पर नहीं बन रहे, तो उसके जो वो इंपोर्ट जो सामान हम कर रहे हैं तो उस इंपोर्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, उस सामान की क्वालिटी क्या है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए अपने ही देश में हम उस प्रोडक्ट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। उसके लिए उसकी मॉडल डिजाइन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, उसके रॉ मटेरियल से लेकर के और उसमें वैल्यू एडिशन करके फाइनली कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इन सब में एक अच्छी खासी वापस से रिसर्च और कोऑर्डिनेटेड वे में प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं उसको अपने देश में बनने वाले प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें। दूसरा, हम हर सेक्टर में खुद ही बना लेंगे, इस अप्रोच पर काम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय जो इंडिया का अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्टीज है उसको डाइवर्सिफाई करके उससे रिलेटेड मार्केट अपना घरेलू और बाहर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। तीसरा, अपनी जो सबसे बड़ी समस्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला और टेक्नोलॉजी के मामले में सभी तक पहुंच और महंगी टेक्नोलॉजी अपनाना, उस सब के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। खास करके प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो ये सारा एमएसएमई को लेकर के अपना इतना बनता है। तो एमएसएमई के प्रारंभिक डाटा, फिर एमएसएमई को सपोर्ट करने वाली स्कीम, और फिर एमएसएमई के लिए वे फॉरवर्ड। तो एक बड़ा अगर 10 अंक में सवाल बनाता है 150 वर्ड्स का, तो अपने पास ये मटेरियल सारा, पहले एमएसएमई से संबंधित इंट्रोडक्शन, फिर सरकार उनको सपोर्ट करने वाली स्कीम, और आगे और ज्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है वो एमएसएमई के वे फॉरवर्ड वाला अपना बन जाएगा। तो अलग से एक 10 नंबर का सवाल या 5 नंबर का सवाल इसमें बनता है, तो हम इसको सोल्व करने की कंडीशन में होंगे। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो अपनी इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के 3 जो क्षेत्र थे उनको सबको अपन ने थोरोली किया। अब एग्जाम के टाइम में जो इनसे रिलेटेड एमसीक्यू और मेंस एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक अलग से क्लास एग्जाम के टाइम में हम, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।